आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के नवीनतम अपडेट और यूक्रेन द्वारा अपनी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की फ्रीडम को सीमित करने के कदम के बारे में शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से यूक्रेन ने अपने जो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हैं उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया। दोस्तों, रूस पिछले 24 घंटे से यूक्रेन पर भारी हमले कर रहा है और लगातार विद एवरी पासिंग डे रूस के यूक्रेन पर हमले भयंकर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से जो ज्यादा एरिया अफेक्टेड है वो खार्किव, चेरकासी और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इसके अलावा एक सेंट्रल बुलेवार्ड जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है भी हमले का शिकार हुआ है। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है शायद रूस और यूक्रेन के जब से इनका वॉर स्टार्ट हुआ है कि किसी वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस पर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया हो। दोस्तों, ये हमले यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधि मंडलों डेलीगेशन द्वारा तुर्की के इस्तांबुल में युद्ध विराम वार्ता के तीसरी दौर के समापन के कुछ ही घंटों बाद हुआ। दोस्तों, ये तीसरी वार्ता थी जब से रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तब से ये तीसरी सीज फायर वार्ता थी जो टर्की में संपन्न हुई इस्तांबुल में। और जैसे इधर वार्ता खत्म हुई उससे कुछ ही घंटों के बाद रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिए। दोस्तों, दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही युद्ध विराम वार्ता से ठीक पहले और बाद में दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी होती रही है। दोस्तों, इससे पहले भी जो दो वार्ताएं हुई हैं इस्तांबुल में, उन दोनों वार्ताओं में से पहले रशिया या यूक्रेन ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया। मतलब वो जो सीज फायर वार्ता थी, नेगोशिएशन थी, उसको डिरेल कर दिया जानबूझ करके। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि दोनों में से कोई भी पक्ष युद्ध विराम के लिए गंभीर नहीं है। दोस्तों, पिछले बुधवार को हुई युद्ध विराम बैठक बमुश्किल 1 घंटे तक चली, ओनली 1 आवर, क्योंकि वार्ता शुरू होने से पहले किसी भी पक्ष को कोई प्रगति की कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही थी। दोनों पक्ष ये जानते थे कि इस वार्ता से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। युद्ध बंदियों की जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं कि अदला बदली पर समझौते को छोड़कर संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अपने विचारों को खारिज करने का आरोप लगाया। जो दोनों पक्षों के जो आइडियाज थे उस पर सहमति नहीं बन पाई। दोस्तों, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, दिमित्री पेस्कोव ने, कि उन्हें किसी सफलता की उम्मीद नहीं थी। कोई सफलता मिलना मुश्किल है। बैठक से पहले यूक्रेनी डेलीगेशन के प्रमुख ने कहा कि कीव की प्राथमिकता अगस्त के अंत से पहले दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच की एक बैठक आयोजित करना है। उन्हें उम्मीद है कि जो सितंबर का फर्स्ट वीक या अगस्त के एंड में आएगा, जब दोनों प्रेसिडेंट मिलेंगे
तभी कोई सीज फायर पे डील हो सकती है, या वो ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने ये बात अमेरिका द्वारा रूस और यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए दी गई 50 दिनों की समय सीमा के मद्देनजर कही। आपको पता है दोस्तों कि पिछले अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि यूएस ने, ट्रंप ने कहा, उन्होंने 50 डेज का टाइम दे रखा है रूस और यूक्रेन को कि ये अपना 50 डेज के अंदर युद्ध को बंद करो, अदरवाइज यूएस रशिया पर सैंक्शन लगाएगा, 100% एक्सिस टैरिफ इंपोज करेगा। दोस्तों, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने इस विचार पर पानी फेर दिया और कहा कि दोनों प्रेसिडेंट्स की मुलाकात अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने आगे भी कहा कि यूक्रेन गाड़ी को घोड़े से थोड़ा आगे रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसको कंपेयर किया कि जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि अगस्त के लास्ट में, सितंबर फर्स्ट वीक में दोनों प्रेसिडेंट्स मिलकर कोई इसका हल निकालेंगे, तो उन्होंने कहा इसमें जल्दबाजी होगी ऐसा कहना। और उसकी तुलना ऐसे कर दी कि जैसे एक गाड़ी होती है, आगे घोड़ा होता है, पीछे गाड़ी होती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस तरह की बात कर रहा है जैसे गाड़ी आगे हो और घोड़ा पीछे हो। उन्होंने और आगे भी कहा कि ऐसी कोई भी बैठक होने से पहले अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। दोस्तों, रूस ने शांति के लिए अपनी पूर्व शर्तों पर, प्री कंडीशंस पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया है, यानी युद्ध के मूल कारणों को दूर करना। युद्ध के मूल कारण है जिनमें से यूक्रेन का एक तटस्थ न्यूट्रल राज्य बनना, अपनी सैन्य शक्ति में भारी कटौती करना और अपनी नाटो आकांक्षाओं को त्यागना शामिल है। रशिया ने कहा है, रशिया का मानना है, या रशिया की जो अपना जो इरादा है, जिस कारण से ये युद्ध स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई, कि यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप नहीं लेने देना। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके कब्जे वाले क्षेत्र को रूसी क्षेत्र के रूप में स्वीकार करे, जो रशिया ने इन 3.5 साल में जो युद्ध हुआ यूक्रेन के बीच और रशिया में, रशिया ने करीब 30% यूक्रेनी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो रूस चाहता है कि यूक्रेन उसका अपना दबाव छोड़ दे और उसको रशिया का पार्ट मान ले। लेकिन इनमें से कोई भी बात कीव या उसके पश्चिमी सहयोगियों को स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, यूक्रेन की सरकार को जेलेंस्की द्वारा 2 भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की फ्रीडम को सीमित करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जेलेंस्की की गवर्नमेंट ने जो वहां 2 भ्रष्टाचार विरोधी जो एजेंसियां हैं, उनके नाम है नाबू और सैप। नाबू का मतलब है नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और सैप का मतलब है स्पेशल एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस। ये 2 वहां भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हैं जिनकी फ्रीडम को जेलेंस्की ने एक बिल ला करके उनके अधिकारों को सीमित कर दिया है। लगता है ऐसा बिल ला करके जेलेंस्की अपने गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, जो उनकी कैबिनेट कलीग्स हैं, उनको खुश करना चाहते हैं।
दोस्तों, हजारों लोगों ने लगातार दूसरी रात कीव में प्रदर्शन किया है, जिनमें से कई ने सरकार की आलोचना करते हुए बैनर लहराए। कीव के पश्चिमी सहयोगियों ने इस कानून पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और यूक्रेनी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आप ये जो बिल लाए हो, जो आपने इन दोनों एजेंसियों की पावर को कर्टेल कर दिया है, सीमित कर दिया है, ऐसा क्यों? जेलेंस्की ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि प्रावधानों में बदलाव जरूरी है, क्योंकि नाबू और सैप जो दो एजेंसी हैं, बरसों से आपराधिक कार्रवाई को ठप कर रहे थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें रूसी प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ये दोनों एजेंसियां रूसी प्रभाव से अभी भी प्रभावित है। रूस का इन एजेंसियों पर इन्फ्लुएंस है, उसके अंडर में काम करते हैं, तो इस कारण से उन्होंने अपना बचाव किया और जो वो बिल लाए, जो अमेंडमेंट किया, वो उसका कारण ये बताया। दोस्तों, इस विवादास्पद विधेयक को लेकर यूक्रेन के लोगों का विरोध व्यापक हो रहा है। इसमें जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार राजनेताओं से साठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है और जेलेंस्की से सभी यूरोपियन कंट्रीज इस बात से नाराज हैं। दोस्तों, यूक्रेन में इस समय एजिटेशन, प्रोटेस्ट चरम सीमा पर है। यूक्रेन की जनता कह रही है कि पार्लियामेंट इज फुल ऑफ पैरासाइट्स, मतलब संसद परजीवियों से भरी हुई है। दोस्तों, कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी इस कदम को एक दशक पहले के भ्रष्टाचार की वापसी के रूप में देख रहे हैं, जब यूक्रेन पर रूस समर्थक राष्ट्रपति का शासन था। दोस्तों, 2014 से पहले वहां पर यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट थे, जो गवर्नमेंट थी, वो रशिया सपोर्टेड थी। उन्होंने यूक्रेन के प्रोग्रेस पर ध्यान न देकर के वो सभी काम कर रहे थे जो रशिया को बेनिफिट पहुंचा रहे थे। इस कदम को यूक्रेन की जनता ने नोटिस किया और इलेक्शन के दौरान रूस समर्थित प्रेसिडेंट की सरकार को वहां से विदा कर दिया और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, जेलेंस्की का जो प्रेसिडेंट है, इनकी गवर्नमेंट 2014 में आ गई थी। दोस्तों, जो 2000 ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हो रहे एजिटेशन, वो 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने के बाद से सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये 2022 से के बाद से करीब 3.5 साल हो गया इन दोनों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद। उस टाइम से लेकर के इस बीच में यूक्रेन सरकार के खिलाफ ये पहला इतना बड़ा व्यापक डेमोन्स्ट्रेशन है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को यूरोपीय संघ के भीतर कीव के एकीकरण की संभावनाओं से निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। दोस्तों, जब ये भ्रष्टाचार जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी यूक्रेन में, जब वहां से गवर्नमेंट को जनता ने उखाड़ फेंका, उसके बाद से यूक्रेन का जो टाइज है विद यूरोपियन यूनियन बढ़ गया था। आपस में उनका जो रिलेशन थे अच्छे हो गए थे। यह एक ऐसा मार्ग है जो 2014 से में शुरू हुआ था। 2014 के बाद से यूक्रेन की प्रॉक्सिमिटी यूरोपियन यूनियन के साथ शुरू हो गई थी।
जब सरकार विरोधी डेमोन्स्ट्रेशन ने रूस समर्थक राष्ट्रपति को पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंधों के पक्ष में हटा दिया था, उसी वक्त से यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के नजदीक चला गया था और धीरे धीरे उनके संबंध अच्छे हो रहे थे। दोस्तों, यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बीच वीजा प्रतिबंधों में ढील देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यूरोपीय आयोग और आईएमएफ द्वारा एक दशक से पहले भी निर्धारित की गई आवश्यकताओं में से एक एनबीयू और सैप का गठन था। एनबीयू और सैप यूक्रेन में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हैं। उसमें यह भी एक था कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार को पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, और यूक्रेन और यूरोपीय संघ के देशों के बीच जो आवागमन, पीपल टू पीपल एक्सचेंज वीजा प्रतिबंधों में तभी ही ढील दी गई जब रूस समर्थित गवर्नमेंट 2014 में वहां से चली गई थी। तभी से यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दोस्तों, 2022 में कीव को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का प्रतिष्ठित दर्जा मिला। कोवेटेड स्टेटस ऑफ यूरोपियन यूनियन को 2022 में ही दिया गया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसने यूक्रेन और उसके यूरोपीय संघ समर्थकों के बीच उत्साह बढ़ाया और संबंधों को मजबूत किया। अब चिंता है कि जेलेंस्की का ये कदम कीव की पश्चिम के साथ बढ़ती निकटता को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, जो जेलेंस्की ने इन भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसीज की पावर को लिमिट किया है, कर्टेल किया हुआ है, इससे यूक्रेन की निकटता पश्चिम से कमजोर हो सकती है। यह एक ऐसा कारण है जिसके लिए कई यूक्रेनियों को लगता है कि उनका देश रूसी हमले की कीमत चुका रहा है। कीव के डेमोन्स्ट्रेटर्स, एजिटेटर्स नारे लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार जिंदा है, भविष्य खत्म हो रहा है। दोस्तों, वर्तमान स्थिति में जेलेंस्की को अपना आदेश वापस लेना ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की फ्रीडम, इंडिपेंडेंस यूरोपीय संघ की सदस्यता की मुख्य शर्त थी। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि इन भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए, तभी ही यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सदस्यता देगा, मेंबरशिप देगा ईयू की। मित्रों, युद्ध विराम या युद्ध की समाप्ति निश्चित रूप से दुनिया भर में तनाव कम करने में हेल्प मिलेगी। देखते हैं इस युद्ध का अंत क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।